क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल जीएसटी रेट कट आपके 4 लाख रुपए बचा सकता है? जी हाँ, सितंबर 2025 से पहले आपकी फेवरेट फॉर्च्यूनर पे 50% टैक्स लगता था, मतलब 28% जीएसटी और 22% सेस। लेकिन जीएसटी 2.0 आने के बाद ये सेस पूरी तरह खत्म हो गया और अब लगता है सिर्फ फ्लैट 40% जीएसटी, विच मीन्स फॉर्च्यूनर का एक्स शोरूम प्राइस सीधा 3.49 लाख कम हो गया। और जब एक्स शोरूम प्राइस गिरता है तो आपका रोड टैक्स और इंश्योरेंस भी सस्ता हो जाता है और सब बेनिफिट मिला के आपके अराउंड 4 लाख बच जाते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप पिछले 3 महीनों से ऑटो सेक्टर पर बुलिश थे और आपने सही स्टॉक्स पकड़े होते तो आपको स्टॉक मार्केट में भी फायदा होता। जी हाँ, जीएसटी कट के सिर्फ 3 महीने के अंदर ऑटो स्टॉक्स ने मार्केट को क्लियरली आउट परफॉर्म करा है। पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स, सब सेगमेंट्स ग्रीन। क्या आप भी सोच रहे हो कि आखिर ये हो क्या रहा है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये रैली किस चीज़ पर खड़ी है, डिमांड, पॉलिसी, मार्जिन्स या सिर्फ सेंटीमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, 2026 के लिए ये सेक्टर अपॉर्चुनिटी है या यहाँ से रिस्क क्वाइटली बढ़ रहा है? वैसे तो ऑटो सेक्टर पे हम पहले भी एक डिटेल डीप डाइव कर चुके हैं, जहाँ हमने क्लियर डेटा के साथ वो 5 कोर फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो इस पूरी रैली की फाउंडेशन बना रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये स्टोरी ऑलरेडी फेमिलियर लगेगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स का एक क्विक क्रिस्प रिकैप कर देंगे। इंडियन ऑटो सेक्टर पिछले कुछ सालों से एक स्ट्रेंज फेज में था। डिमांड कभी स्ट्रॉन्ग लगती थी, कभी अचानक से ठप, कभी रेगुलेशन का शॉक, कभी कॉस्ट का प्रेशर। ये सेक्टर एक्साइटिंग कम और एग्जॉस्टिंग ज्यादा हो गया था। BS6 या भारत स्टेज ट्रांजिशन के बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बदले, कोविड के बाद डिमांड पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल हो गया, सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस ने सप्लाई को डिस्टॉर्ट कर दिया और जब चीजें नॉर्मल होने लगी तब ईवी ट्रांजिशन की अनसर्टेनिटी आ गई। रिजल्ट ये हुआ कि FY21 से 24 के बीच ऑटो सेक्टर में रिकवरी दिखी, लेकिन वो अनइवन रही, नॉट स्ट्रक्चरल। पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम FY21 के 30.7 लाख से FY24 में 42.2 लाख यूनिट्स तक बढ़े, पर ये ग्रोथ लार्जली प्रीमियम एसयूवीज और हायर टिकट मॉडल से आई, जबकि एंट्री लेवल डिमांड अनइवन रही। कमर्शियल व्हीकल्स ने कोविड के बाद स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया, लेकिन FY23 टू 25 के बीच उनके सेल्स बिल्कुल 9.6 लाख के करीब फ्लैट रहे, जो ये दिखाता है कि ज़्यादातर पेंट अप और रिप्लेसमेंट लेड रिकवरी थी, ना कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक अपसाइकिल। टू व्हीलर, जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और मास मार्केट सेगमेंट है, उसमें रिकवरी सबसे स्लो रही। FY21 के 1.51 करोड़ यूनिट से FY24 तक वॉल्यूम सिर्फ 1.79 करोड़ तक ही पहुंच पाए, और रियल नॉर्मलाइजेशन FY25 में जाकर 1.96 करोड़ यूनिट्स पे दिखी। मार्जिन्स का ट्रेंड भी इसी इनकंसिस्टेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। वॉल्यूम रिकवरी के बावजूद वॉलेटाइल इनपुट कॉस्ट और डिस्काउंट लेड सेलिंग के कारण एबिटा मार्जिन्स FY24 तक भी नॉर्मलाइज लेवल्स के आसपास सस्टेनेबली सेटल नहीं कर पाए। मतलब ग्रोथ हुई पर प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोफाइल स्टेबल नहीं रहा। कंपनी की बैलेंस शीट बेटर हुई है, लेकिन इन्वेंट्री का मैनेजमेंट अभी भी वीक है। बिकॉज Q3 FY25 में एक और चीज़ हुई। दिवाली से पहले डीलर्स ने व्हीकल्स ज़्यादा स्टॉक कर लिए थे, ये सोच के कि फेस्टिव डिमांड उनको जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन इशू ये हुआ कि स्टॉक तो आ गया, पर रिटेल सेल्स उतनी तेज़ नहीं हुई। गाड़ियाँ शोरूम और यार्ड में ही खड़ी रह गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे पड़ा। डीलर का पैसा इन्वेंट्री में फंस गया, जबकि लोन, इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट चलती रही। प्रेशर बढ़ा तो डीलर्स ने डिस्काउंट्स और सपोर्ट मांगा, जिससे कंपनीज को इंसेंटिव्स देने पड़े या डिस्पैच स्लो करना पड़ा। रिजल्ट ये हुआ कि इन कंपनीज को कैश फ्लो और मार्जिन्स पे प्रेशर दिखा, और इसलिए जब वॉल्यूम्स इरेटिक रहते हैं और इन्वेंट्री कंट्रोल इनकंसिस्टेंट हो तो मार्जिन्स भी कंप्रेस्ड रहते हैं, तो नेचुरली मार्केट कॉशियस हो जाता है। इसलिए शायद इस FY21 टू 25 के पूरे फेज में ऑटो सेक्टर की सस्टेन्ड वैल्यूएशन री रेटिंग नहीं हुई। बट व्हाट चेंज्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ 2025? वेल, उसके लिए पहले हमें ऑटो इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल फ्लो है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि ये एक मार्केट नहीं है, ये 3 बड़े सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर्स का, जिसका FY25 के डोमेस्टिक व्हीकल सेल्स में 76.6% का मार्केट शेयर है। स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा मास मार्केट ड्रिवन है और इसकी डिमांड डायरेक्टली रूरल इनकम्स, अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंसिंग कंडीशन से लिंक्ड है। जब रूरल डिमांड वीक होती है, सबसे पहले प्रेशर इसी पर दिखता है, और जब रिकवरी आती है ये यूजुअली थोड़ी डीले के साथ आती है। दूसरा सेगमेंट है पैसेंजर व्हीकल्स, जिसका FY25 में डोमेस्टिक सेल्स का मार्केट शेयर है 16.8%।
और इसमें हैचबैक, सेडान और एसयूवीज आती है। ये सेगमेंट इनकम ग्रोथ, अर्बन डिमांड और कंज्यूमर सेंटिमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। रिसेंट ईयर्स में इस कैटेगरी के अंदर भी क्लियर स्प्लिट दिखा। प्रीमियम एसयूवी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, जबकि एंट्री लेवल कार्स में डिमांड कंपैरेटिवली अनस्टेबल रही है। इसलिए हेडलाइन ग्रोथ के पीछे का मिक्स समझना जरूरी होता है। तीसरा और सबसे साइक्लिकल सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल्स, जिसका FY25 का डोमेस्टिक सेल्स का मार्केट शेयर है 3.7%। इसको आगे और ब्रेक करें तो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं। ये सेगमेंट आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी का डायरेक्ट मिरर होता है। फ्राइट मूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और रिप्लेसमेंट डिमांड सब कुछ यहीं रिफ्लेक्ट होता है। जब सीवी साइकिल टर्न करता है, मार्केट उसे अर्ली इकोनॉमिक सिग्नल के रूप में देखता है। तो जब ये तीनों एक साथ मूव करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री का साइकिल ट्रूली पिकअप हो रहा है। और ऐसा ही कुछ हम आज देख रहे हैं। GST 2.0 इस पूरे ऑटो सेक्टर के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्रूव हुआ, स्पेशली फॉर एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। रिप्लेसमेंट डिमांड जो मंथ से पोस्टपोन हो रही थी, सडनली वायबल लगने लगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डिमांड सिर्फ दिवाली के अराउंड स्पाइक नहीं हुई, दिसंबर में भी डीलर वॉक इन सस्टेन हुए। मतलब ये फेस्टिवल लेड बाउंस नहीं था, ये अफोर्डेबिलिटी लेड डिमांड रीसेट था। और जब ऐसे साइकिल्स जेन्युइनली टर्न होते हैं, मार्केट का रिएक्शन हमेशा एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले ऑटो एंसिलरीज लीड करते हैं और एग्जैक्टली वही हुआ। इसका रीज़न सिंपल है, हर व्हीकल के अंदर पार्ट्स पर व्हीकल बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, सेफ्टी फीचर्स, सेंसर्स, वायरिंग, मॉड्यूल्स, चाहे व्हीकल इंटरनल कंबशन इंजन या IC हो या CNG हो या EV, एंसिलरीज की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। ये कंपनीज प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक होती है। इनका ROC स्ट्रक्चरली बेटर होता है। जहां बड़े कार मेकर्स जैसे कि टाटा मोटर्स और सुजुकी का ROC लगभग 20% के अराउंड होता है, वहीं उनके पार्ट सप्लाई करने वाली लिस्टेड एंसिलरी कंपनीज का ROC 25 to 26%। वजह सिंपल है, कार मेकर्स को हजारों करोड़ों रुपए प्लांट्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन एंसिलरी कंपनीज छोटे सेटअप में हाईटेक पार्ट्स बनाती है जो वो सभी ब्रांड्स को सप्लाई करती है। प्राइसिंग पावर OEMs के कंपैरिजन में ज़्यादा रेजिलिएंट होती है, और जब वॉल्यूम्स रिकवर करते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज फास्टर किक इन करता है। हिस्ट्री ये बताती है कि जब एंसिलरी सस्टेन लीडरशिप दिखाते हैं, तो यूजुअली साइकिल का बेस ऑलरेडी बन चुका होता है। ये अर्ली कन्फर्मेशन सिग्नल होता है, सिर्फ होप नहीं। तो जब सरफेस पे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं, अंदर से सेक्टर एक फ्रेश फाउंडेशन बिल्ड कर रहा होता है। क्लीनर बैलेंस शीट्स, बेटर कॉस्ट डिसिप्लिन, इंप्रूव डिमांड विजिबिलिटी और सिलेक्टिव प्राइसिंग पावर के साथ। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैवियाट है, ये सब थ्योरी तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम एक्चुअल ग्राउंड डेटा को डिकोड नहीं करते, क्योंकि हेडलाइंस और प्राइस चार्ट्स एक चीज़ दिखाते हैं, रिटेल नंबर्स, इन्वेंट्री लेवल्स और CV डिमांड साइकिल कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। और इसीलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम सेंटिमेंट्स को साइड में रखकर एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल वॉल्यूम्स और एक्चुअल डीलर डेटा क्या कह रहा है, वो भी मैनेजमेंट के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट की बात करें, तो Hyundai के मैनेजमेंट के स्टेटमेंट से क्लियरली समझ आता है कि डिमांड वापस आई है, लेकिन बिना किसी नॉइस के। GST के बाद जो पिकअप दिखा, वो एक सडन स्पाइक नहीं था, बल्कि पोस्टपोन्ड बाइंग का नेचुरल रिलीज था। लोग वेट कर रहे थे और जैसे ही अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई, बाइंग वापस आने लगी। फेस्टिव पीरियड के दौरान वॉक-इन्स बढ़े, लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया कि फेस्टिवल के बाद भी मोमेंटम बना रहा। ये सिर्फ कैलेंडर ड्रिवन डिमांड नहीं थी, खासकर कॉम्पैक्ट और एंट्री लेवल SUVs में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा। साथ ही रूरल कंट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव हुआ, जो नॉर्मली तब होता है जब अफोर्डेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बेटर होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि Hyundai ने अग्रेसिव डिस्काउंटिंग अवॉइड की। GST कट के बाद भी उन्होंने प्राइस वॉर का रास्ता नहीं चुना। प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन किया गया, जो तभी पॉसिबल होता है जब डिमांड नेचुरली सपोर्ट कर रही हो। अब अगर इंडियन ऑटो मार्केट की बात कर ही रहे हैं, तो मारुति सुजुकी को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेस्टिक रिटेल मार्केट में कंपनी का FY25 का शेयर 41.4% है, यानी हर 10 में से लगभग 4 गाड़ियां मारुति की होती है। मारुति के कमेंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल था डिमांड की ब्रेड्थ। रिकवरी सिर्फ SUVs तक लिमिटेड नहीं रही, एंट्री लेवल और स्मॉल कार्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि GST के बाद स्मॉल कार सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, जो पिछले कुछ सालों से अंडर प्रेशर था। मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट ने भी ये बात दोहराई कि फेस्टिव पीरियड के बाद भी बुकिंग सस्टेन रही। डीलर इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और कुछ मॉडल्स में वेटिंग पीरियड्स वापस आ। इसका मतलब है कि रिटेल डिमांड प्रोडक्शन को पुल कर रही है, पुश नहीं।
ये टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद का पीवी सेगमेंट का पहला कॉल था। चलिए देखते हैं इसके की हाइलाइट्स क्या थे। मैनेजमेंट ने इसमें साफ कहा है कि जीएसटी 2.0 के बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नोटिसेबली इंप्रूव हुआ है। सितंबर में ग्रोथ मॉडरेट थी, लेकिन अक्टूबर में डिमांड और स्ट्रांग हो गई। फेस्टिव सीजन ने इस रिकवरी को और पुश दिया, जहां वॉल्यूम्स क्लियरली ऊपर गए। मैनेजमेंट के मुताबिक सभी सब सेगमेंट्स में ग्रोथ दिखी है, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवीज और सीएनजी व्हीकल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आई है। इन सेगमेंट्स में कस्टमर ट्रैक्शन कंपैरेटिवली बेटर रहा। मैनेजमेंट ने बताया कि ईवी सेगमेंट की ग्रोथ प्राइमरीली न्यू लॉन्चेस से ड्रिवन है। नेक्सॉन ईवी और नई हैरियर ईवी के लॉन्च के बाद ईवी वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आया। उनका ये भी कहना है कि पिछले 2 साल मार्जिन के लिए काफी चैलेंजिंग रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो ज्यादा लो प्राइस प्रोडक्ट्स पर था और कमोडिटी कॉस्ट भी हाई थी। उनके मुताबिक प्राइस इंक्रीज पास थ्रू नहीं हो पाए, जिसकी वजह से एबिटा मार्जिन दब गए। अब ये तो हुई पैसेंजर व्हीकल्स वाली कंपनीज की बात, लेकिन सीवी के सेगमेंट में भी कमेंट्री तो काफी इंटरेस्टिंग बन रही है। जेबीएम ऑटो की अगर बात करें तो इनके मैनेजमेंट ने अपने सीएनबीसी इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर बात करी है। मैनेजमेंट ने कहा कि पहले टैरिफ बैरियर्स की वजह से यूके एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन अब ईवी सेगमेंट के लिए 99% टैरिफ फ्री एक्सेस मिल रहा है, जो एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अभी यूके में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फेज में वहाँ एंट्री की प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा भी जेबीएम के मैनेजमेंट ने हिताची जीरो कार्बन के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है बैटरी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करने के लिए, जो ईवी बस ऑपरेशंस को और ज़्यादा डेटा ड्रिवन बनाएगा। अब बात करते हैं ऐसी कंपनी की जो ट्रैवलर सेगमेंट में मार्केट लीड करती है। वो है फोर्स मोटर्स, जिसका इस सेगमेंट में मार्केट शेयर 65% है। अब अगर जल्दी से फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का Q2 FY26 नेट प्रॉफिट 351 करोड़ रहा, जो लास्ट क्वार्टर के 176 करोड़ से लगभग 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाता है। साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होकर 17% हो गए, जो पहले अराउंड 14% थे। फोर्स मोटर्स अपनी अर्बानिया प्लेटफॉर्म को ग्रोथ का सेंटर बना रहा है, जहां डिमांड डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट से आ रही है। मैनेजमेंट ने कहा है कि 9 to 17 सीटर अर्बानिया प्रीमियम शेयर्ड मोबिलिटी सेगमेंट को एड्रेस करती है और जीएसटी 2.0 के बाद अफोर्डेबिलिटी बढ़ने से डिमांड और स्ट्रांग हुई है। अर्बानिया का फोकस प्रीमियम टूरिज्म, स्टाफ ट्रांसपोर्ट और शेयर्ड मोबिलिटी जैसे यूज केसेस पर है, जहां कस्टमर्स कंफर्ट और रिलायबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि प्रोडक्शन अब 600 यूनिट्स पर मंथ के अराउंड है और जीसीसी और लैटिन अमेरिका जैसे एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी ट्रैक्शन मिल रहा है। मैनेजमेंट के मुताबिक प्रीमियमाइजेशन एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन रहा है। लोग बेटर मोबिलिटी सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर रहे हैं और इसी वजह से प्रीमियम शेयर्ड मोबिलिटी एक इमर्जिंग ग्रोथ सेगमेंट बन रहा है। और इंटरेस्टिंगली मैनेजमेंट का ये कॉन्फिडेंस दिसंबर के मंथली अपडेट में भी रिफ्लेक्ट हुआ, जहां फोर्स मोटर्स ने 49% ईयर ऑन ईयर का डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर किया। लेटेस्ट अपडेट के बाद मैनेजमेंट का कहना है कि ट्रेंड्स इंडिकेट करते हैं कि अर्बन मोबिलिटी और शेयर ट्रांसपोर्ट डिमांड स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथन हो रही है, जहां टूर एंड ट्रैवल रिकवरी, स्टेडी इंस्टीट्यूशनल डिमांड और फ्लीट रिन्यूअल मिलकर 2026 के लिए विजिबिलिटी को प्रोग्रेसिवली बेटर बना रहे हैं। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट ने Q2 कॉन कॉल में क्लियरली बताया कि ईवी बस अडॉप्शन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में और एक्सेलरेट करेगा, मेनली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और टेंडर्स की वजह से। पीएम ई ड्राइव और अपकमिंग ई सेवा टेंडर्स सेक्टर के लिए क्लियर विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ईवी बस अडॉप्शन का पेस STU यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रेडीनेस से लिंक्ड है और डिमांड तब पिक होती है जब डिपोज और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है। अब कमर्शियल व्हीकल्स में स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन ड्रिवन रिकवरी दिख रही है और जैसे जैसे एक्सपोर्ट मार्केट भी ओपन होता जा रहा है, उसके बाद सवाल नेचुरली ये उठता है कि क्या ये मोमेंटम टू व्हीलर स्पेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर कमर्शियल व्हीकल साइकिल इकोनॉमी का बैकबोन होती है तो टू व्हीलर्स उसका मास पल्स होते हैं और यहीं पर पिक्चर थोड़ी ज़्यादा लेयर्ड और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो पैसेंजर व्हीकल कंपनी के व्यू से यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट व्यू मिलता है। इस स्पेस में बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में क्लियरली कहा कि जीएसटी रिडक्शन के बाद जो जंप दिखा वो लार्जली टेम्परेरी था। फेस्टिव सीजन के साथ डिमांड ऊपर गई, लेकिन ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं है। उनके हिसाब से इंडस्ट्री का नेचुरल ग्रोथ रेट अब 6 to 8% की रेंज में ही सेटल होगा, ना कि फेस्टिव जैसे एलिवेटेड लेवल्स पर। उन्होंने ये भी बताया कि मोटरसाइकिल सेगमेंट स्पेशली 125cc और उसके ऊपर के सेगमेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया। एंट्री लेवल के कंपैरिजन में प्रीमियम बाइक ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। कस्टमर्स आज अपग्रेड कर रहे हैं और बेटर वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं। ईवी साइड पर उन्होंने बताया कि जीएसटी कट के बाद ICE बाइक्स कंपैरेटिवली सस्ती हो गई हैं,
जिससे ईवी डिमांड टेम्परेरीली स्लो हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म ईवी अडॉप्शन का केस इंटैक्ट है। अब अगर टीवीएस की बात करें तो मैनेजमेंट के मुताबिक रूरल और अर्बन दोनों मार्केट्स में डिमांड रिकवरी दिख रही है और जीएसटी रिफॉर्म ने इसको और सपोर्ट किया है। लेकिन ईवी अडॉप्शन अभी शुरुआत के फेज में है और पेनिट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ेगी जैसे जैसे नेटवर्क एक्सपैंड होगा। ओला इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट थोड़ा अलग व्यू दिया है। उनका कहना है कि ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो हो गई है और ग्लोबल लेवल पर चाइना को छोड़कर सेक्टर अब कंसोलिडेशन फेज में है। इस फेज में फोकस वॉल्यूम बढ़ाने से ज़्यादा ऑपरेशंस को कंसोलिडेट करना, ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव करना और प्रोडक्ट क्वालिटी और स्टेबिलिटी पर है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने मार्केट शेयर लूज ज़रूर किया है पर कॉन्शियसली स्केल स्लो रखा ताकि ऑपरेशन, सप्लाई चेन और क्वालिटी सब कंट्रोल में रहे। उनका मानना है कि अगला फेज तब आएगा जब कस्टमर्स को बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस, हायर रेंज और स्ट्रॉन्गर वैल्यू प्रोपोजिशन मिलेगा, जिसके लिए कंपनी प्रोडक्ट, सर्विस और नेटवर्क पर फोकस कर रही है। इसलिए फोकस अब शॉर्ट टर्म वॉल्यूम के बजाय लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन पर है। वहीं ईथर के मैनेजमेंट के व्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा कि ईवी इंडस्ट्री का ओवरऑल डिमांड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब ग्रोथ का नेचर चेंज हो रहा है। उनके हिसाब से कुछ मैच्योर मार्केट्स जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रा में ईवी पेनिट्रेशन ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए वहाँ ग्रोथ मॉडरेट हो रही है, जबकि नए स्टेट जैसे एमपी, बिहार और पंजाब में ग्रोथ अब एक्सेलरेट हो रही है। उनका मानना है कि नेक्स्ट फेज की ग्रोथ तब आएगी जब मेन स्ट्रीम कस्टमर्स ईवी अडॉप्ट करेंगे, अवेयरनेस, इंटरेस्ट और इंटेंट टू बाय स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट फिट और वैल्यू प्रोपोजिशन इंप्रूव होता है, अडॉप्शन सडन और शार्प हो सकता है। उन्होंने ये भी बोला कि ईवी मार्केट स्लो डाउन फेज में नहीं बल्कि ट्रांजिशन फेज में है। इंडस्ट्री अब अर्ली अडॉप्टर से मास कस्टमर्स की तरफ मूव कर रही है और इस प्रोसेस में डिमांड अनइवन लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट है। तो सभी मैनेजमेंट के व्यूज़ को जोड़ कर देखें तो क्लियर है कि ऑटो साइकिल वापस आ रही है, लेकिन बिना नॉइस के, जैसे ईवी आती है। पैसेंजर व्हीकल्स में डिमांड जीएसटी के बाद रिवाइव हुई है और ये सिर्फ फेस्टिव स्पाइक नहीं बल्कि पोस्टपोन डिमांड का रिलीज है। कमर्शियल व्हीकल्स में रिकवरी एग्जीक्यूशन ड्रिवन है, जहां फोकस स्टेबल ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर है। ईवीज अब ट्रांजिशन फेज में है, जहां ग्रोथ ग्रेजुअल है और एम्फेसिस प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम रेडीनेस पर है। टू व्हीलर्स में प्रीमियम और हायर डिस्प्लेसमेंट सेगमेंट्स लीड कर रहे हैं, जबकि एंट्री लेवल और ईवी अडॉप्शन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है। ओवरऑल ये एक मेजर्ड रिकवरी है, जहां ग्रोथ से ज़्यादा डिसिप्लिन और सस्टेनेबिलिटी पर जोर है। तो अब ये तो हो गई मैनेजमेंट की जुबानी, लेकिन मार्केट में जो एक्टिवली इन्वॉल्व एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशंस का कहना है उसको भी देख लेते हैं। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स के हिसाब से जीएसटी कट्स और रूरल डिमांड से ऑटो सेक्टर FY26 में स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर है और ओवरऑल सेक्टर 10% से ऊपर ग्रोथ देख सकता है। जीएसटी रिफॉर्म और इम्प्रूव्ड रूरल सेंटीमेंट ने ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों को सपोर्ट किया है, जो ग्लोबल स्लोडाउन के कंट्रास्ट में एक पॉजिटिव डोमेस्टिक स्टोरी बनाता है। और ये रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट करती है कि गवर्नमेंट केपेक्स, रोड और रेल स्पेंडिंग के थ्रू कमर्शियल व्हीकल डिमांड को सपोर्ट कर रही है, जिससे सीवी सेगमेंट को स्ट्रक्चरल डिमांड बूस्ट मिल रहा है। बट एक बात ध्यान रखिए, हेडलाइंस देखकर एक्साइटमेंट में डिसीजंस लेना ईजी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हमेशा तब बनते हैं जब हम साइकिल को समझकर राइट सेगमेंट्स और राइट बिजनेस को चूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस सेक्टर के अंदर स्पेसिफिक थीम्स, सेगमेंट्स या कंपनीज को डिटेल में ब्रेक डाउन करें, या फिर ये समझें कि आज के डेटा के हिसाब से ऑटो सेक्टर को पोर्टफोलियो में कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.